हेलो बच्चा पार्टी, सीए फाउंडेशन आरंभ सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 स्टार्ट की थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया था, एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन करना, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो लास्ट टर्न पर उसको मैंने समराइज में आपको बताया था कि एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। और एक बात मेरी जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपके सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेलमेंट, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका 50% पोर्शन आपके एसेंशियल एलिमेंट से ही कवर होता है। यानी कि अगर यहां पर आपने सेक्शन 10 को बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि इसके कम से कम 5 यूनिट 6 यूनिट तक आपका सिलेबस वैसे ही कवर अप हो जाना है। तो इसको अगर आपने समझ लिया, ये एक बेस है, अगर इसको आपने अच्छे से समझा तो आगे जो यूनिट्स हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का सेशन। तो देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेक्शन 10। सेक्शन 10, बेटा तबियत नहीं सही है, गला भी बैठा हुआ है और खांसी भी आ रही है, तो बीच बीच में खांसता रहूंगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा। तो देखो, सेक्शन 10 बताता है एसेंशियल एलिमेंट के बारे में ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इसको दो पार्ट में, एक एसेंशियल एलिमेंट यानी कि सेक्शन 10 में कौन कौन से कवर होते हैं, और दूसरा अदर्स के बारे में बात करी थी। लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10 के बारे में। तो सेक्शन 10 में जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट था वो क्या था? एग्रीमेंट। यानी किसी भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो देखिए, एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर कंसीडरेशन। और किसी भी एग्रीमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और कंसीडरेशन के साथ में होना चाहिए। अब जब प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होगा तो ये वाला बेटा अदर्स में आएगा। तो यहां पर हम लोग सेक्शन 10 वाले भी पढ़ते रहेंगे और अदर्स वाले भी पढ़ते रहेंगे। तो जितने भी हम हमारे टोटल मिलाकर के 11 पॉइंट से, वो सारे के सारे हम लोग इसी में ही कवर अप करेंगे। लेकिन बस आगे ब्रैकेट में लिखा होगा यहां पर, जैसे सेक्शन 10 का पार्ट है, ये अदर्स का पार्ट है, ठीक। तो अब अदर्स में आते हैं। तो अदर्स क्या बोल रहा है? प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो केवल ऑफर और केवल एक्सेप्टेंस से काम नहीं चलेगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट तो बन जाएगा, लेकिन जब तक लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होगी, तब तक कभी भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं एक बार। To make a valid contract, parties to have an intention to create legal obligation through offer and acceptance. An agreement of a purely domestic or social nature is not a contract. तो अभी वही चीज मैंने आपको बताई, अगर इतना पोर्शन नहीं है, अगर इतना पोर्शन नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप केवल और केवल इतना है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये डोमेस्टिक नेचर हो जाएगा। और डोमेस्टिक नेचर, सोशल नेचर, पर्सनल नेचर, इसकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी जगह नहीं है। तो देखते हैं एक बार। इन केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो यहां पर जो सोशल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, सोशल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें कहीं पर भी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती। इस वजह से वो केवल एग्रीमेंट तक तो आ जाते हैं, लेकिन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है, एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ कॉमर्शियल एग्रीमेंट, अब अगर कोई भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस से रिलेटेड है। कॉमर्शियल का मतलब क्या हो गया? बिजनेस से रिलेटेड है। तो अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट है, तो लॉ वहां पर ये एजम्पशन लेकर के चलता है, लॉ वहां पर ये प्रिज्यूम करके चलता है कि भाई यहां पर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होगी। अगर कोई पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट होगा, तो वहां पर यह देखा जाएगा कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है या नहीं है, उसको पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉमर्शियल नेचर का कोई भी एग्रीमेंट है, तो लॉ ये मान करके चलता है, लॉ ये एजम्पशन लेकर के चलता है कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन
होगी ही होगी। तो देखिए, द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द पार्टीज हैड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। A and B agree to go to the movie on the coming Sunday. Okay, A does not turn into resulting in a loss of B's time. अब A और B दोनों लोग अग्री हुए कि संडे को मूवी चलेंगे, लेकिन A नहीं आया। अब A नहीं आया, उसकी वजह से B का नुकसान हुआ, तो B कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस। तो यहां पर बेटा B कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। द एग्रीमेंट टू वॉच अ मूवी इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। तो यहां पर यही चीज बोली गई है, अगर कोई कॉमर्शियल एग्रीमेंट होगा तो लॉ हमेशा यह प्रिज्यूम करके चलेगा कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन है। लेकिन अगर कोई पर्सनल और डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है जिसमें लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, उसकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी जगह नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर एक केस लॉ दिया हुआ है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919 का। इसमें हुआ क्या था, इसको मैं आपको एक कहानी की तरह से बता रहा हूं, इसको कहानी की तरह से सुनिएगा। मिस्टर बाल्फर थे, वो देश छोड़ करके विदेश में जॉब करने के लिए जा रहे थे। उनकी वाइफ ने कहा कि भाई तुम तो बाहर जा रहे हो, तुम्हारे तो खर्चे अपने होते रहेंगे, कमाओगे, अपने सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करोगे, मेरा क्या होगा? तो यहां पर मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को बोला कि भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी तुम्हारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, वो मैं तुम्हें हर महीने भेजता रहूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम एक्सपेंसेस भेजते रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टर बाल्फर चले गए। अब बाद में मिस्टर बाल्फर ने एक्सपेंसेस भेजने बंद कर दिए। अब जब भेजने बंद कर दिए तो उनकी वाइफ तो परेशान होंगी। अब जब परेशान हुई तो वो चली गई कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के मिस्टर बाल्फर के अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि देखिए, इन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि ये बाहर जाकर के हमको जो भी मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो भेजेंगे, लेकिन इन्होंने भेजने से मना कर दिया। लेकिन यहां पर कोर्ट ने बोला कि देखिए, ये हस्बैंड और वाइफ आप दोनों के बीच की बात है। तो जब आप दोनों के बीच की बात है तो ये पर्सनल और सोशल नेचर का एग्रीमेंट होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी कॉमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसको डोमेस्टिक नेचर का माना गया, और डोमेस्टिक नेचर का माना गया तो यहां पर मिसेस बाल्फर वो केस हार गई। तो देखिए एक बार, Mr. Balfour and Mrs. Balfour were husband and wife. They lived together in Ceylon. Ceylon आज की डेट में श्रीलंका को बोलते हैं। Where Mr. Balfour worked. During a vacation in England, Mrs. Balfour fell ill and was advised by doctor not to return to Ceylon. Mr. Balfour promised to send her £30 every month for her maintenance until she could rejoin him. तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे को ज्वाइन नहीं करती हो तब तक £30 मैं हर महीने आपको भेजता रहूंगा। लेकिन बाद में मिस्टर बाल्फर ने क्या किया, उनको पैसा भेजना बंद कर दिया। तो यहां पर बोला गया, मिसेस बाल्फर sued her husband to recover the amount, claiming that there was a binding contract between them. तो अब यहां पर इशू क्या था, यहां पर इशू था, वॉज द हस्बैंड्स प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ एन अमाउंट ऑफ £30 पर मंथ अ लीगली इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर यह इशू था कि जो हस्बैंड ने वाइफ को £30 देने का प्रॉमिस हर महीने किया था, क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? तो अब देखिए यहां पर कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बाल्फर। लॉर्ड एटकिन स्टेटेड दैट, तो लॉर्ड एटकिन थे जिन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने बोला agreement between husband and wife are not contract because the parties do not intend to create legal relation। तो यहां पर आप दोनों की इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की नहीं थी, इस वजह से कभी भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कभी भी ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Thus, Balfour versus Balfour is a foundational case explaining the difference between social, domestic एग्रीमेंट एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये बेंचमार्क केस था। इस केस के बाद से ये पता चला कि सोशल, डोमेस्टिक और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसी वजह से बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस आप लोगों के सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को केस लॉ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल कंसीडरेशन। तो बेटा लॉफुल कंसीडरेशन का होना भी जरूरी है, और केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, उस कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है। कंसीडरेशन का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, कंसीडरेशन का मैंने मतलब बताया क्विड प्रो क्यो।
क्विड प्रो क्यो का मतलब समथिंग इन रिटर्न। हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पर बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस में हर एक चीज मुनाफे के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए होती है। अगर हमारे पास से कोई एक चीज जा रही है तो बदले में हमको क्या मिल रहा है, और जो चीज हमको बदले में मिल रही है उसी को ही बोला जाता है कंसीडरेशन। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी, और केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, उस कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है। तो देखते हैं एक बार, प्रेजेंस ऑफ लॉफुल कंसीडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यो। बेटा ये जो बीच बीच में लैटिन टर्म्स आ रहे हैं ना, बीच बीच में जो लैटिन टर्म्स आ रहे हैं इसको जरूर याद रखना। प्रेजेंटेशन में जैसे अब बच्चों की अक्सर दिक्कत होती है कि सर लिखना नहीं आता है, लिखा नहीं जाता, तो देखिए आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल रटना नहीं है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और अगर आपने इस तरीके के वर्ड्स याद किए, इस तरीके के वर्ड्स को पढ़ा है, और अपने आंसर को आप अपने मन से बना करके भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए 50% मॉड्यूल की लैंग्वेज है, 50% आप अपने मन से बना करके लिख रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। बस जो लिख रहे हो उसका मतलब समझ में आना चाहिए, और अपने आंसर्स में इस तरीके के जो लैटिन टर्म्स है उसको जरूर यूज करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्विड प्रो क्यो भूल गए, समथिंग इन रिटर्न लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो बहुत सारे नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो उसको याद करने की कोशिश करना विद स्पेलिंग, ठीक है। तो कंसीडरेशन को क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। X agrees to sell his house for rupees 50 lakhs to Y. Okay, here Y's promise to pay rupees 50 lakhs is the consideration for X promise to sell his house, and X promise to sell his house is the consideration for Y's promise to pay rupees 50 lakh. तो यहां पर देखिए X ने Y को अपना हाउस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने में, 50 लाख रुपए में, ठीक है। यानी एक्स वाई को क्या देगा, घर देगा, वाई एक्स को क्या देगा, 50 लाख रुपए देगा। तो वाई एक्स को क्या मिल रहा है, एक्स को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई, समथिंग इन रिटर्न, जो हमको बदले मिल रहा है। तो एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई, 50 लाख। वाई के पास से क्या जा रहा है, 50 लाख जा रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या हो गई, घर, इसके लिए कंसीडरेशन हो गई घर। तो दोनों पार्टीज के लिए, केवल एक पार्टी के लिए नहीं, दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। दो जो हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी एग्रीमेंट की, तो उसमें क्या था, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। A agrees to sell his books to B for ₹100. B's promise to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell his books, and A's promise to sell the book is the consideration for B's promise to pay ₹100. तो यानी एक के लिए कंसिडरेशन बुक हो गई और एक के लिए कंसिडरेशन रुपए हो गए। तो देखो कंसिडरेशन का मतलब हमेशा आप रुपए पैसे से नहीं लगा सकते हो, मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा, रुपए नहीं। कंसिडरेशन कोई भी सर्विस आपको मिल रही है, कोई भी अधिकार आपको मिल रहे हैं, कोई भी ऑब्लिगेशन आपको मिल रही है, पैसा आपको मिल रहा है, कुछ भी बदले में आपको कुछ भी मिल रहा है, आपका सेटिस्फैक्शन ही आपके लिए कंसीडरेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अब आप किसी से सर्विसेज ले रहे हो, आप किसी से सर्विसेज ले रहे हो, सर्विस के बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी लॉयर के पास में गए, लॉयर से आपने किसी पर्टिकुलर मैटर पे एडवाइस ली, उसने अपने कंसल्टेंसी चार्जेस ले लिए 500 रुपए, तो आपके पास से तो 500 रुपए जा रहे हैं, बदले में आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। आप खाली हाथ चले आ रहे हो, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहे हो, आपको बदले में एडवाइस मिल रही है ना, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आप सेटिस्फाइड हुए, आपका एक काम हो गया, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वही आपके लिए कंसीडरेशन होगा। तो कंसीडरेशन का मतलब केवल और केवल पैसे से या किसी फिजिकल चीज से नहीं होता है। कंसीडरेशन का मतलब जो आप चाह रहे हो वो अगर आपको बदले में मिल रहा है तो वही आपके लिए कंसीडरेशन होगी। आगे देखते हैं। कंसीडरेशन की पूरी एक यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत डिटेल में उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी होता है। पार्टीज का कॉम्पिटेंट होने का मतलब पार्टी हमेशा मेजर होनी चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, मेंटली फिट होनी चाहिए। और तीसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है,
जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, कोई कॉन्विक्टेड पर्सन हो गया, तो इनको एलियन एनिमी हो गया, तो इनको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड किया गया, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी पर्सन माइनर है तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। और अगर किसी को भी लॉ ने डिस्क्वालीफाइड किया है तो वो भी कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। देखते हैं एक बार। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी, लीगल एबिलिटी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल लीगल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये जो एबिलिटी है, ये लीगल है। लीगल का मतलब लॉ ने इसको बताया हुआ है। Section 11 of the Indian Contract Act specifies that every person who is competent to contract provide should be of the age of majority according to the law which he or she is subject. तो age of majority होनी चाहिए, sound mind का होना चाहिए, and not disqualified from contracting by any law to which he or she is subject. In other words, minor incompetent है, unsound mind person डिस्क्वालीफाइड होगा, लेकिन ल्यूसिड इंटरवल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ल्यूसिड इंटरवल्स क्या होता है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में इसके आगे वाले चैप्टर में कवर अप करेंगे, आगे की यूनिट्स में दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि अगर किसी आदमी के साथ में कुछ इस तरीके की बीमारी है कि वो कुछ समय सही रहता है, कुछ समय वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो जितनी देर वो मेंटली फिट है उस दौरान अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो वैलिड होगा, और जिस दौरान वो मेंटली अनसाउंड है तो उस दौरान अगर कोई भी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो वो वॉइड होगा। तो अगर उसने ल्यूसिड इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर वो वैलिड होगा। एंड अ पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बाय एनी लॉ टू विच ही और शी इज सब्जेक्ट, एलियन एनिमी, foreign sovereigns and accredited representative of a foreign state, insolvent convicts are not competent to contract। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, a minor borrowed rupees 10,000 from B and executed a mortgage of his property in favor of the lender. This was not a valid contract because A is not competent a contract. Therefore, mortgage was not valid and the money advanced to A could not be recovered। तो ये बेसिकली केस है, अगर आप पहले इसको पढ़ चुके हो तो ये एक केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। रियल में ये केस मोहरी बीबी का नहीं था, मोहरी बीबी के हस्बैंड का केस था, लेकिन जब ये केस चल रहा था तो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और इस केस को आगे मोहरी बीबी ने ही कंटिन्यू किया था। तो इस वजह से इस केस का नाम, जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर एक बेंचमार्क केस है ना, उसी तरीके से मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष ये भी केस एक बेंचमार्क केस है, इसी वजह से इसको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इस केस को मोहरी बीबी के नाम से ही समझेंगे, ठीक है। देखो हुआ क्या था कि मोहरी बीबी ने धर्मोदास घोष को 10,000 रुपए का लोन दिया। धर्मोदास घोष माइनर था, धर्मोदास घोष माइनर था और धर्मोदास घोष ने झूठ भी बोला था, मोहरी बीबी के हस्बैंड से झूठ भी बोला था कि वो मेजर है, ठीक है। बस गलती क्या हुई, इनके हस्बैंड ने धर्मोदास घोष की बात पे भरोसा कर लिया, लेकिन रियल में क्या था, ये माइनर था। अब जब इन्होंने 10,000 का लोन लिया तो इनके पास में एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, इस प्रॉपर्टी को मोहरी बीबी के पास में मॉर्गेज कर दिया गया। इन्होंने प्रॉपर्टी, मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना, तो धर्मोदास घोष ने क्या किया, मोहरी बीबी के पास में अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और गिरवी रख के 10,000 रुपए का लोन ले लिया। धर्मोदास घोष माइनर था। उसके बाद में धर्मोदास घोष चला गया कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के बोला कि देखिए मैं तो माइनर हूं और माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो मैं तो माइनर हूं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, और अगर मैंने किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया तो उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, वो एग्रीमेंट तो पूरी तरीके से वॉइड होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरी जो प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया है, ठीक है, तो ये मॉर्गेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी क्या होगा, वॉइड होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो मेरी प्रॉपर्टी को मेरे को वापस दिलाया जाए, मेरी प्रॉपर्टी को मेरे को वापस दिलाया जाए। मोहरी बीबी ने कोर्ट में बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम प्रॉपर्टी को वापस कर देंगे, लेकिन जो 10,000 रुपए का लोन दिया है वो 10,000 रुपए का लोन तो मेरे को वापस मिलना चाहिए ना। तो यहां पर कोर्ट ने बोला ये जो मॉर्गेज वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
ये तो वॉइड है ही, ये लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरीके से वॉइड है, लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरीके से वॉइड है। और अगर आपने माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया है तो माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता, माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता। इवन माइनर कैन प्लीड ऑलवेज हिज माइनॉरिटी, माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। अगर माइनर ने झूठ भी बोला है वो मेजर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता। तो यहां पर मोहरी बीबी को बोला गया कि भाई माइनर की तो कोई लायबिलिटी होती नहीं है, इस वजह से आपको ये 10,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको ये प्रॉपर्टी धर्मोदास घोष को वापस करनी पड़ेगी। तो फाइनली जो केस का जजमेंट हुआ वो क्या हुआ, धर्मोदास घोष को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई और मोहरी बीबी को 10,000 रुपए वापस नहीं मिले, और ना ही धर्मोदास घोष को बोला गया कि आप इनको 10,000 रुपए वापस करिए। क्यों? क्योंकि माइनर कभी भी लायबल नहीं होता। तो इसको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया, ये पूरा का पूरा मैंने रियल केस आपको आज बता दिया। आगे भी 2-3 जगह पर यही केस दिया हुआ है तो आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वजह से मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। तो आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका फ्री कॉन्सेंट, सेक्शन 14। तो देखो फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, फ्री कॉन्सेंट का मतलब जो आपने सामने वाली पार्टी की कंसेंट ली है, यानी मैंने अगर किसी को बोला कि भाई क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, मैंने उसको ऑफर दिया, उसने बोला हां। अब ये जो वो हां बोल रहा है तो वो एक तरीके से देखो तो कंसेंट दे रहा है, अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा, और जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो यहां पर यही चीज बोली जा रही है कि जो सामने वाली पार्टी कंसेंट दे रही है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट का होना तो जरूरी है ही। कंसेंट बताता है आपका सेक्शन 13, सेक्शन 13 बताता है ना कंसेंट के बारे में कि कंसेंट होनी जरूरी है, और सेक्शन 14 बताता है कि केवल कंसेंट से काम नहीं चलता है, वो कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए। तो सेक्शन 13 बात करता है कंसेंसस एड आइडम की, जब दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही समय पे एक ही तरीके से अग्री करते हैं उसको बोला जाता है कंसेंसस एट आइडम। तो यहां पर बोला गया है कि भाई कंसेंट तो होनी चाहिए, वो कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए, यानी आपने किसी से झूठ बोल करके, किसी के साथ में फ्रॉड करके, किसी की मुसीबत का फायदा उठा करके, किसी को गलत बात बता करके, किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, डरा करके, धमका करके अगर आपने उसकी कंसेंट ली है तो वो कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर टोटल मिलाकर के 5 एलिमेंट दिए गए, अगर किसी भी कंसेंट में ये 5 एलिमेंट हैं तो वो कंसेंट कभी भी फ्री नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सा? पहला कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो अगर किसी भी कंसेंट में ये 5 चीजें हैं, इन पांचों में से कोई भी एक है तो फिर वो कंसेंट कभी भी फ्री नहीं मानी जाएगी। तो देखते हैं एक बार, फ्री कंसेंट शुड बी देयर, तो फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। कंसेंट मींस पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैंने अभी आपको बताया सेम थिंग इन द सेम सेंस का मतलब क्या हुआ, दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही समय पर एक ही तरीके से अग्री हैं तो फिर बोला जाता है कंसेंसस एड आइडम है, यानी दोनों लोगों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट है। और किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए म्यूचुअल कंसेंट का होना कंपलसरी है। सेक्शन 13 देखते हैं। 2 or more people are said to have consented when they have agree upon the same thing in the same sense, यानी कि कंसेंसस एड आइडम। देखो एक और आ गया लैटिन टर्म, तो लैटिन टर्म का बेटा होना जरूरी है, अगर लैटिन टर्म है तो उसको आपको याद रखना है विद स्पेलिंग, ठीक है। आगे देखिए, कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये बहुत भारी भारी से वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन आज आप पढ़ रहे हो, आज आप पहली बार इन वर्ड्स को अगर पढ़ रहे होगे तो आपको हो सकता है इसका मतलब ना समझ में आए। इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जितना भी पोर्शन आप पढ़ रहे हो आगे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बेसिक पार्ट है, आपको बस समझना है। तो इसको आगे चल करके हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोर्जन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे मैं कोर्जन का मतलब आपको बता देता हूं, केवल कोर्जन का मतलब होता है डराना और धमकाना, ठीक है। अगर मैं किसी से कंसेंट ले रहा हूं, डरा करके ले रहा हूं, धमका करके ले रहा हूं, तो ये बोला जाएगा मैंने उसकी कंसेंट बाय कोर्जन ली है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लेंड हिम ₹2000। तो ए ने बी को बोला अगर तुमने 2,000 रुपए नहीं दिए
तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा। तो देखो डरा रहा है ना, धमकी दे रहा है। तो धमकी दे करके अगर वो कोई भी कंसेंट ले रहा है तो कंसेंट कभी भी फ्री नहीं मानी जाएगी। ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लैंड हिम ₹2000 एंड बी अग्री टू इट। अब ऑब्वियसली कोई आदमी अगर सर पे गोली लगा करके, गोली तान करके खड़ा हुआ है, बंदूक तान करके खड़ा हुआ है, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ऑब्वियसली कि आप उसकी बात मान लोगे। तो यहां पर कंसेंट को फ्री नहीं माना गया। Here the agreement is entered into under coercion and hence voidable at the option of the B। तो इस वजह से अगर B चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। अभी फिलहाल एक दो क्लासेस के लिए voidable का मतलब आप समझो कैंसिल करना, यानी बी के पास में ऑप्शन है कि वो उसको कैंसिल करा सकता है। बाकी वॉइडेबल को भी हम लोग एक दो क्लास के बाद में इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के पीछे का पर्पस है उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। और वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वो जो पर्पस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, नहीं लॉ के अगेंस्ट में जा करके। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का आपका पर्पस है अगर वो लॉ के अगेंस्ट में, तो फिर वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो हमेशा वॉइड होगा, नल एंड वॉइड होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो देखिए द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। तो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ ने इलीगल या वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो वॉइड होगा। विच इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। इलीगल दैट इज एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इलीगल का मतलब किसी भी एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ठीक है, अगर लॉ में उसको मना किया गया है तो आप वैसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा आर वॉइड एग्रीमेंट। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को बिजनेस करने से रोकता है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को मैरिज करने से रोकता है, और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकता है, यानी मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आप कभी भी मेरे ऊपर सूट फाइल नहीं करोगे। बाद में कल को मैंने आपके ऊपर फ्रॉड, मान लीजिए मैंने आपके साथ में फ्रॉड कर दिया, ठीक है, अब आप मेरे ऊपर केस फाइल कर रहे हो, तो क्या मैं कोर्ट में जाकर के बोल सकता हूं देखिए सर मेरा इनके साथ में एक एग्रीमेंट था कि ये मेरे ऊपर कभी केस नहीं करेंगे, तो अब इन्होंने केस कैसे कर दिया, तो इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो कोर्ट में जाने का अधिकार आपके पास हमेशा बना रहेगा। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को लीगल प्रोसीड करने से रोकता है, किसी को मैरिज करने से रोकता है, किसी को कोई ट्रेड यानी कि बिजनेस करने से रोकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, दोज अग्रीमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पीनल कोड। अब कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिसको इंडियन पीनल कोड तो क्रिमिनल लॉ हो गया ना, तो उसमें अगर मना किया गया तो उसको इलीगल माना जाएगा। देखिए, थ्रेट टू कमिट मर्डर, अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है जान से मारने की, ठीक है, या किसी से बोल रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी फोटोग्राफ्स, तुम्हारे लेटर्स, तुम्हारी चीजें हम पब्लिश कर देंगे, दुनिया के सामने ले आएंगे, तो ये सारी चीजें बेटा क्राइम में आती हैं। और एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन पीनल कोड में इसको सीधे सीधे क्राइम माना गया है। तो इस तरीके का एग्रीमेंट आप करोगे तो उसको इलीगल माना जाएगा। तो वो इलीगल अलग होता है, वॉइड अलग होता है, राइट। तो इलीगल और वॉइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो चलो आज हम लोगों ने सेक्शन 10 के कुछ पार्ट्स किए, आधे पार्ट्स किए, आधे पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो सेक्शन 10 वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ में रिवीजन करते चलना। मेरी बात समझ में आ रही है? साथ में रिवीजन बेटा करते चलना। इसी तरीके से एग्जाम तक, एग्जाम से समझ लो कि 1.5-2 महीने पहले तक आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी अगर आपने मेरी बात मानी और साथ साथ में रिवीजन भी करते चले और मॉड्यूल के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते चलो, तो लॉ की टेंशन परमानेंटली आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।